माँ आदि गंगा गोमती के पावन तट पर विराजमान, शिक्षा साहित्य की नगरी सिराज हिंद व धर्म आस्था का प्रतीक माँ शीतला चौकिया धाम से सुसज्जित आदि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही यमदग्नि स्थली जौनपुर से आप सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवचंद्र प्रजापति, निवासी मातापुर मोहल्ला, वार्ड नंबर 22, पुत्र श्री रामनगर प्रजापति, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विदित है, विकसित भारत 2047 आज़ादी के अमृतकाल उत्सव के तहत प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें प्रतिभाग करना स्वयं में एक गर्व की अनुभूति है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। तमाम क्रांतिकारी शहीदों और उनके संघर्षों की बदौलत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने कहा था कि हिमालय सिसक कर कफस में रो रहा है, सितमगर की हस्ती मिटा दो जवानों, ये गुलामी जो दुल्हन बन के खड़ी है, ये दुल्हन का घूंघट उठा दो जवानों। इस आज़ादी को प्राप्त किए हुए 75 साल हो गए हैं और आने वाले 25 सालों के बाद हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस 47 से लेकर आने वाले 2047 तक कैसा भारत बनाना है, ये हमारे और आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये 25 साल आने वाले भविष्य में भारत की श्रेष्ठता का परिचायक होंगे, ये हमको आपको समझना होगा। दोस्तों, किसी भी देश में विकासशील देश हो या विकसित देश हो, उस राष्ट्र की पहचान उसकी शिक्षा व्यवस्था से होती है। भारत की साक्षरता दर 74% है, जहां पुरुष साक्षरता दर 82% है, वहीं महिला साक्षरता दर मात्र 65% है। आने वाले समय में 2047 के पहले विकसित भारत का एक परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमें साक्षरता दर 100% लानी चाहिए। और इसके साथ ही सिर्फ साक्षरता का मानक ये ना हो कि व्यक्ति को सिग्नेचर करना आ जाए, उसको शिक्षित मान लिया जाए। साक्षरता का मानक ये हो कि व्यक्ति व समाज को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह मानव समाज के हित में उपयोगी हो सके। साथ ही साथ यह भी विदित होगी, भारत प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तमाम विदेशी विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय थे जो विदेशियों के लिए शिक्षा का केंद्र थे। और भारत शिक्षा का केंद्र बन सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी देश में बड़ी कंपनी हो, विश्वविद्यालय हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह भारतीय छाए हुए हैं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर पर लाना होगा कि भारत विश्व गुरु की संकल्पना को साकार कर सके और तमाम देशों के लिए एक आदर्श बन सके और उसकी शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करने के लिए सभी राष्ट्र तत्पर हो। इसके साथ ही साथ भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व प्रदर्शन करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, कोरोना महामारी के समय भारत ने एक बेहतर प्रदर्शन का उदाहरण दिया। उसने न केवल कोरोना महामारी से खुद का बचाव किया, अपितु दूसरे देशों को मदद भी की। उसने वैक्सीन की मदद की, उसने दवाओं की मदद की, उसने स्टाफ की मदद की, उसने पीपीपी किट की मदद की। तमाम ऐसे सहयोग रहे जो भारत ने दूसरे देशों की मदद की। ये दर्शाता है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और तमाम ऐसी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, जो कि गांव के गरीबों को मुफ्त इलाज दे रही है, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकी हैं। और इसी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को इस कदर बनाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी गरीब गांव से शहर की तरफ न भागे, बल्कि गांव में ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि ट्रामा सेंटर हो किसी गांव में तमाम ऐसी सुविधाएं हो, सीएससी हो, और भी ऐसी तमाम सुविधाएं गांव में दी जाएं, जिससे कि गरीब व्यक्ति वहीं गांव में त्वरित व निःशुल्क इलाज करा सके। इसके लिए सरकार भी पहल कर रही है। सभी गांव में सीएससी सेंटर खोले गए हैं। तमाम आंगनबाड़ी सहकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। तमाम एम्बुलेंस 102, 100 नंबर, 108 नंबर इत्यादि चलाए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाना होगा व त्वरित व निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर रहना होगा। और रही तीसरी बड़ी समस्या भारत की जो है वो रोजगार की है। आज भारत की जो अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि है, युवाओं के सामने विकट समस्या खड़ी कर दी है रोजगार की। भारत का युवा आज परेशान है रोजगार को लेकर, और इसके लिए युवा इसलिए परेशान है क्योंकि वो युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। युवाओं को भी समझना चाहिए कि मात्र 1% ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है, इसके अलावा नहीं। भारत के युवाओं को चाहिए कि वो चाइना से सीखे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। आज भारत की इकोनॉमी मात्र 5 ट्रिलियन है, तो वहीं चाइना की इकोनॉमी 13 ट्रिलियन है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत इतने इकोनॉमी पीछे कैसे रह गया, जो कि जनसंख्या के मामले में लगभग हम चीन से बराबर है। इसलिए भारत के युवाओं को चाहिए छोटे छोटे स्टार्टअप करें, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करें, छोटी छोटी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें, छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं, रोजगार हैं, स्थानीय स्तर पर जो रोजगार है, पारंपरिक रोजगार है, इसके लिए जो है वो आगे आए और उनमें अपनी रुचि दिखाएं। इसके लिए हमारे सरकार भी त्वरित रूप से काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना,
और अटल इनोवेशन योजना, तमाम ऐसी लघु कुटीर उद्योग योजनाएं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवा उसका लाभ उठाकर से लोन लेकर के स्टार्टअप अपना कर सकता है। और रोजगार के क्षेत्र में सरकार को भी चाहिए कि एक ऐसी पहल करे कि युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि रोजगार के क्षेत्र में उनको भटकना न पड़े, क्योंकि अगर युवा बेरोजगार रहता है तो निश्चित रूप से वो चोरी, डकैती, हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से समाज में अशांति फैलती है और देश पिछड़ जाता है। इसलिए चाहिए कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार भी अच्छा काम करे और युवाओं की स्वयं जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे छोटे स्टार्टअप लगाएं। चौथी सबसे बड़ी विशेषता जो 2047 विकसित भारत की है वो अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया हुआ है। हमारे इसरो ने चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आदित्य L1 सूर्य मिशन, गगनयान, सूर्ययान इत्यादि मिशनों की सफलता ने दर्शा दिया कि भारत किसी भी देश से कम नहीं है। और भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि उन राष्ट्रों में हमको खड़ा करता है कि जहां पर विश्व के सबसे 5 ताकतवर देशों में है, तो निश्चित रूप से भारत वहां पर आ गया है। लेकिन भारत को चाहिए कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, जैसे कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी करनी चाहिए। भारत का आज भी जो है पर हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन काफी कम है, इसको बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जो हमारी परंपरागत कृषि है, इसको छोड़कर मशीनीकृत कृषि की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मशीनीकृत कृषि समय का भी बचत करती है और रोजगार भी ज़्यादा देती है और साथ ही साथ उत्पादन को भी बढ़ाती है। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हो गए। 1965 में हमारा देश ऐसा था कि भुखमरी से मर रहा था, लेकिन आज हम सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे खासे निर्यातक देशों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। उसके लिए चाहिए कि आने वाले 10-15 वर्षों में सभी लोगों को मेहनत करना चाहिए कृषि के क्षेत्र में। जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना और तमाम किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजे जा रहे हैं, जिससे कि कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। चौथा ये रहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कदर किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 2 तरीके से उपयोग किया जाता है। एक तो विध्वंसात्मक चीज़ों में, जैसे कि पाकिस्तान करता है। एक होता है सकारात्मक चीज़ों में, जैसे कि भारत करता है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, इंजन, छोटे छोटे स्टूलअप्स हो गए, ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिनकी मदद से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में है प्रौद्योगिकी से संपन्न हो सके। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ रही कि भारत का पर्यावरण। भारत निश्चित रूप से एक ऐसा सुनहरा देश है कि ऐसा पर्यावरण दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। आप कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ बर्फ की घाटियाँ मिलेंगी, आप कन्याकुमारी में चले जाइए तो वहाँ वादियाँ मिलेंगी, आप कहीं भी चले जाइए, भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। आने वाले समय में भारत की खूबसूरती को बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण करना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी होगी। और भारत इसके लिए त्वरित भी है, तत्पर भी है। COP21 में, जैसा कि पेरिस 2015 में सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि आने वाले समय में 2070 तक कार्बन जो उत्सर्जन है वो शून्य कर दिया जाएगा। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और भारत उसमें अग्रसर है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पा चुका है और ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में भी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, जो जल विद्युत ऊर्जा है, उसका भी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कार्बन उत्सर्जन में तो हम एकदम अपने 2070 जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उससे पहले उसको पा लेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी उन्मूलन 2025 से पहले हमने पा लिया है। पोलियो मुक्त भारत ये संपन्न हो चुका है। टीकाकरण, सप्तऋषि बजट योजना, इन सभी के माध्यम से एक विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो धीरे धीरे देख रहे हैं बढ़ रही है और हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और ऐसा ही विकसित भारत चाहिए कि सभी व्यक्ति स्वस्थ हो, सभी के पास शिक्षा हो, सभी के पास रोजगार हो, सभी व्यक्ति खुशहालपूर्ण जीवन व्यतीत करें। जैसा कि कुछ रिपोर्ट चिंताजनक हैं, जैसे भुखमरी में भारत का 111वां स्थान है, खुशहाली में भारत का 126वां स्थान है, मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है, लैंगिक अंतराल में भारत का 126वां स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जैसे भुखमरी के लिए सरकार जो है प्रधानमंत्री अंत्योदय कार्यक्रम, गरीबों को 35 किलो मुफ्त राशन दे रही है। उजाला योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार त्वरित है लोगों के लिए कि आप जो है इन योजनाओं का लाभ लीजिए और उन सभी से बाहर निकलिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का इसमें सहयोग करे। भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है योजनाएं बनती हैं, राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजनाएं लागू नहीं हो पाती है। इसलिए भारत को आने वाले 25 वर्षों में ये भी चाहिए कि राजनीतिक स्थिरता बनाएं, क्योंकि जब भारत में राजनीतिक स्थिरता रहेगी तभी किसी योजनाओं का लंबे समय तक कार्यान्वयन सही से किया जा सकता है। और भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना चाहिए। वर्तमान में जैसा कि माहौल है, आप सभी देख रहे हैं कि
कट्टरवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए चाहिए सभी को संविधानवाद की तरफ जोर देना चाहिए। हमारा संविधान जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है पंथ निरपेक्षता सब, यानी कि हमको धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय इन सभी से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीयता का बोध होना चाहिए। भारतीयता के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये जितने भी प्रकार की राजनीति है, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, पंथ की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, इन सभी से ऊपर उठकर हम सभी को सिर्फ भारतीयता की राजनीति करनी चाहिए। हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के न दे सके। और इस क्षेत्र में हम सफल भी हैं। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास 5 जेट लड़ाकू विमान है, हमारे पास तेजस विमान है, हमारे पास सुखोई, हमारे पास मिराज, हमारे पास न जाने ऐसे तमाम विमान हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, जिससे दुश्मनों को हम धला सकते हैं। लेकिन कभी भी भारत आक्रमणकारी देश नहीं रहा है। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम के राह पर शासित रहा है। इसीलिए भारत सिर्फ दूसरे देशों से बचने के लिए अपनी रक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है और इसमें भारत सफल है। और 2047 तक मुझे पूरी आशा है कि जो 2047 का भारत होगा, विश्व की सबसे बड़ी आर्मी भारत के पास होगी, विश्व के सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण भारत के पास होंगे, विश्व की सबसे तेज मिसाइल भारत के पास होगी, विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश भारत होगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वाला देश भारत होगा। इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत 2047 की परिकल्पना करनी होगी। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत, जो कि नशाखोरी में तमाम युवा जो है आज पीड़ित है, इसलिए नशा मुक्त भारत बनाना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी ये जरूरत है कि हम सभी महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आएं। जैसा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसी तरह महिलाओं को बालिका शिक्षा में भी कुछ आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो भी कार्य हो, पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि पुरुष प्रधानत्व जो है उसकी मानसिकता को त्याग करके विकसित भारत 2047 तक ये स्त्री पुरुष बराबर हों, क्योंकि 49% जनसंख्या स्त्रियों की है। जब तक स्त्रियों का विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर पुरुष बेहतर कर सकता है तो स्त्री भी बेहतर कर सकती है। इसलिए आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे नशा मुक्त भारत हो, चाहे सबका साथ सबका विकास हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखकर 2047 विकसित भारत की परिकल्पना तभी संभव है जब यहाँ का युवा वर्ग इसके लिए तत्पर होगा, इसके लिए प्रति क्षण सजग, प्रति क्षण तत्पर रहेगा। क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। मैं जाते जाते हुए आप सभी को वो बात सुना कर जाना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने एक बात कही थी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत तो जरा पत्थर, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से जरा उछालो यारो, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। बस हम करते हैं।